Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Alan East. उस चैप्टर को हम लोगों ने शुरू किया है, उसका बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग टेक्स्ट बुक में नहीं पहुंचे हैं। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीधा टेक्स्ट बुक में पहुंचना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने अभी तक बिना टेक्स्ट बुक में आए सिर्फ इस चैप्टर का भूमिका तैयार कर रहा हूँ, ताकि मैं चैप्टर में जब टेक्स्ट में आपको ले चलूँ तो आप वहाँ पर अनजान न महसूस करें। तो वो मैं भूमिका तैयार करने में मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ रही हैं आपको। 1700 ईस्वी में कैप्टन जेम्स कुक के बारे में बताया मैंने। उसके बाद रिलेट किया कि ये वाला जो है जर्नी, वॉयेज, ये कैसे रिलेटेड है उस कैप्टन जेम्स कुक के वॉयेज से, क्योंकि ये उसी का प्रेरणा से, उसी के इंस्पिरेशन से, उसी के किए गए अचीवमेंट को कॉपी करना चाहते थे, आउट ऑफ इंस्पिरेशन। तो ये हम लोगों ने जाना है, और उसके बाद कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन चैप्टर का हम लोगों ने देखा है, जो यहाँ ख़त्म हुआ है, कि ये स्टोरी बताता है कि कैसे वो लोग जब ऑड सिचुएशन में पड़ते हैं, टफेस्ट चीज़ से उनका सामना होता है, टफेस्ट टाइम वो लोग फेस करते हैं, उसमें कैसे वो हर एक दिन लड़ते हैं। मैंने यहाँ आपको स्पेशली नोट करने बोला था, मतलब कि लड़ते हैं, मतलब फाइट वर्ड्स आया है, तो किससे लड़ रहे हैं? वो किसी व्यक्ति से या किसी जानवर से नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं हालातों से, वो लड़ रहे हैं सरकमस्टांसेस से। और क्यों लड़ रहे हैं? खुद के सर्वाइवल के लिए। और वो हर दिन लड़ते हैं, और आखिरी में वो सफल भी होते हैं। इंट्रोडक्शन में भी हमने पढ़ा। उसके बाद थीम मैंने स्टार्ट किया चैप्टर का। थीम मैंने बोला कि पॉइंट वाइज अगर तुम दिमाग में या नोट्स, या यही इसी का नोट्स जो है उसको तुम अगर पॉइंट वाइज, है ना, नोट करके रखो, और फिर उन की पॉइंट से सेंटेंस को बनाओ अपने अपने लेवल पे। किसी का ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा, किसी का नहीं होगा, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का स्पेलिंग मिस्टेक्स होगा, किसी का कम स्पेलिंग मिस्टेक्स होगा, किसी का ज़्यादा होगा, लेकिन लिखना सबको है। जो कम अंग्रेज़ी जानते हैं उनको भी, और जो अच्छी अंग्रेज़ी जानते हैं उनको। जो अच्छी अंग्रेज़ी जानते हैं उनके लिए मैं नए नए वर्ड्स बहुत सारे देता हूँ कि आप लोग वो यूज़ करो, अपग्रेड करो अपने आप को। और जो लोग पहले से बैकग्राउंड थोड़ा कमज़ोर है अंग्रेज़ी में, मैं उन्हीं वर्ड्स का उनको उनके कैटेगरी का, उनके लेवल का वर्ड बता देता हूँ कि ये अगर तुमको नहीं याद रहे तो उसके बदले ये याद रखना, क्योंकि ये याद रखने में तुम सक्षम हो। तो इसका थीम पढ़ रहे थे, उस समय चैप्टर के कैटेगरी के बारे में डिस्कस किए थे कि चैप्टर को 3 कैटेगरीज़ में
3 पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जा सकता है। फर्स्ट कैटेगरी, क्योंकि ये एक जर्नी है और जर्नी करने वाला आ करके फिर उसके बारे में लिखता है, उस जर्नी के बारे में, तो एक कैटेगरी होता है ट्रैवलॉग। ट्रैवल वर्ड लिखते हैं, उसमें ट्रैवल वर्ड में OUGH लगा देते हैं, ट्रैवलॉग बन जाता है। जैसा सॉरी, ट्रैवलॉग में मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, अलग अलग स्पेलिंग्स हैं। GH भी बहुत कोई लगाता है, बहुत कोई सिर्फ G लगाता है। तो ये एक ट्रैवलॉग है। सॉरी, जो स्पेलिंग में मैं कंफ्यूज्ड हो रहा था, वो स्पेलिंग क्लियर हो गया कि ट्रैवलॉग का स्पेलिंग अलग होता है थोड़ा, अभी हमको माइंड में आया ना। ट्रैवल लिख लिए, TRAVEL, मतलब यात्रा करना, उसमें OUGE लगाएंगे, OUGE, ट्रैवल वर्ड में लगा दो एक साथ और पढ़ के देखो, ट्रैवलॉग, LOUGE का प्रोनाउंसिएशन है लॉग। हिंदी में जैसे लोग बोलते हैं ना, उसी में ल में ओ के जगह ल में औ की मात्रा लगा दो तो लॉग बोलोगे, ट्रैवलॉग। ये पहला कैटेगरी में रखा जा सकता है क्योंकि ट्रैवल किया है और आकर के फिर स्टोरी लिखा है, नरेटर भी खुद था। दूसरे एंगल से इसको देखते हैं तो क्योंकि ये इनके जीवन में घटित हुई घटना है, सच्ची घटना है, तो इसको हम लोग ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट के नज़रिए से भी देख सकते हैं। और तीसरा जो यहाँ लिखा हुआ है कि इसको हम लोग एक आर्टिकल के रूप में भी देख सकते हैं। आर्टिकल क्या है वो मैंने आपसे डिस्कस किया था, हिंदी में निबंध, लेख, ऐसे सब आर्टिकल कहलाता है ऊपर जाके। तो तुमको एक दे दिया टॉपिक, चैप्टर, पूरा चैप्टर जो है वो तुम्हारा टॉपिक है और उसको तुमको एक आर्टिकल, तुम एक आर्टिकल के रूप में उसको लिख रहे हो, लेख के रूप में। तो इसको आर्टिकल के कैटेगरी में भी शामिल किया गया। 3 एंगल्स हैं, आर्टिकल बोलो, ट्रैवलॉग बोलो या ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट बोलो, तीनों एंगल अपने अपने जगह पर सही हैं। तो थीम जब हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया था, पॉइंट वाइज मैंने बोला था, नंबर 1 यूनिटी अमंग रिलेशंस, मतलब यूनिटी अमंग फैमिली मेंबर्स। नंबर 2 कि जब when we are surrounded by problems from everywhere, जब हम लोग प्रॉब्लम्स हर तरह से घिरे हुए हैं तो उस समय कैसे रिएक्ट करना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3 कि उस समय अपनी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, शुड नॉट लूज योर होप। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 में एक वर्ड आया ऑप्टिमिस्टिक, और एक बड़ा सेंटेंस बना उसका, 3-4 लाइन का। देखो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, कॉपी में तुम्हारा 5-6 लाइन चल जाएगा। एक ही वर्ड, की वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब मैंने बता दिया सिंपल वे में, पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग। उसका उल्टा मैंने बताया पेसिमिस्टिक, मतलब नेगेटिव सोच रखने वाले लोग। तो ये जो फैमिली है, इसका कैरेक्टर जो हम तुमको बताए हैं, उससे तुम इस बात का जवाब ढूंढो, अपने आप से पूछो कि कैरेक्टर्स में जो जो बातें सर ने बताई हैं हर कैरेक्टर के बारे में फैमिली में, तो उसके अनुसार ये लोग जो कैरेक्टर्स में हैं, पूरी फैमिली स्पेशली, ये ऑप्टिमिस्टिक हैं
कि पेसिमिस्टिक हैं? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए। जवाब अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बहुत गलत बात है, आप ध्यान नहीं लगा रहे हो। मैंने हर कैरेक्टर में बताया था कि वो ब्रेव है, ठीक है, बच्चों को भी ब्रेव बताया था, करेजियस बताया था। तो ये पॉजिटिव सोच हुआ कि नेगेटिव सोच हुआ? ऑब्वियसली पॉजिटिव सोच हुआ। तो मतलब कि इस चैप्टर में ऑप्टिमिस्टिक सोच रखते हैं सारे कैरेक्टर्स, और ये ऑप्टिमिस्टिक सोच जो है ये एक ऐसा चाबी है, एक ऐसा की है जिससे किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और यही ऑप्टिमिस्टिक होना ये आपको आपके सक्सेस तक पहुंचने का रास्ता भी दिखलाता है। ये पूरा ऑप्टिमिस्टिक में है, जो 4th पॉइंट है हमारा, पूरा ऑप्टिमिस्टिक में, कि ऑप्टिमिस्टिक होना एक चाबी की तरह है, जिससे कि जो वर्ड मैंने यूज़ किए, टैकल, हर्डल्स, पेव, 3 वर्ड मैंने यूज़ किए। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको टैकल का मतलब उतना समझ नहीं होगा, तो उनके लिए मैंने दे दिया सॉल्व, किसी चीज़ को हैंडल करना, किसी चीज़ को सॉल्व करना, ठीक है, तो टैकल हो गया। हर्डल्स अगर नहीं समझ में आया तो उसका मतलब मैंने लिख दिया प्रॉब्लम्स। और पेव वर्ड अगर नहीं हिंदी बैकग्राउंड के बच्चों को समझ में आएगा, याद नहीं रख पाएंगे, तो लिख दिया पाथ या रोड। कहाँ का रोड? द वे टू सक्सेस। और ये आता है ऑप्टिमिस्टिक होने से, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक होना सभी चीज़ों का सामना करने का चाबी है, हथियार है। वो एक ऐसा हथियार है जिससे आप अपने जीवन में आने वाले हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ते हुए अपने सक्सेस के रास्ते से सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। ये 4था पॉइंट ऑप्टिमिस्टिक। 5वां पॉइंट भी मैंने डिस्कस कर दिया था, जिसमें बताया है कलेक्टिव पावर। 2 चीज़ों का पावर एक साथ मिक्स कर दिया, और मैंने बताया यूनिटी का और करेज का, कि अगर लोगों में यूनिटी रहे और उनमें साहस रहे, करेज मतलब हिम्मत और साहस में मैंने फ़र्क भी बताया था, कि वो साहसी बने रहें, करेजियस बने रहें। यूनिटी प्लस करेज। अब करेज वर्ड के जगह ये वर्ड यूज़ करने हम ज़्यादा बोले हैं कि अगर नेवर फेलिंग कॉन्फिडेंस वर्ड यूज़ कर लोगे तो बहुत बढ़िया होगा। द कलेक्टिव पावर ऑफ यूनिटी एंड नेवर फेलिंग कॉन्फिडेंस, यही वो चीज़ थी जिसने इन लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकलने में मदद किया। कलेक्टिव पावर ऑफ यूनिटी एंड नेवर फेलिंग कॉन्फिडेंस। ये पास फेल वाला फेल है, नेवर फेलिंग मतलब फेल होने का तो सोचना ही नहीं है, गिव अप करना नहीं है कि मेरे से नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। जान चली जाए वो अलग बात है, पर ये नहीं बोलेंगे कि मेरे से होगा नहीं। तो ये नेवर फॉलिंग कॉन्फिडेंस जो है, इसी के वजह से ये सारे लोग जब वेव वॉकर नाम के शिप से टूर कर रहे थे वर्ल्ड राउंड द वर्ल्ड, तो ये लोग जॉज ऑफ डेथ से बच के आ गए थे, मौत के मुंह से बच के आ गए थे अपने इन्हीं गुणों के वजह से, यूनिटी के वजह से, ठीक है, करेज के वजह से।
ठीक है, नेवर फेलिंग कॉन्फिडेंस के वजह से, और ऑप्टिमिस्टिक होने के वजह से, और यूनिटी अमंग रिलेशनशिप होने के वजह से। ये सारे कारण हैं, ये सारे कारण हैं, और ये सारे कारण मिला करके लास्ट में जो हैप्पी एंडिंग हुआ है वो ये हुआ है कि वो लोग मौत के मुंह से बच के आ जाते हैं। ये इसका हैप्पी एंडिंग हुआ है। अब थोड़ा सा और एक पॉइंट बाकी है हमारे थीम में। द स्टोरी का नाम लिख दिया गया, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये कहानी एक उदाहरण है किसी चीज़ का। किस चीज़ का उदाहरण है? एग्जाम्पल ऑफ द फैक्ट, ये सारी बातें जो ऊपर से लेकर के यहाँ तक आपने पढ़ा, यूनिटी अमंग फैमिली मेंबर्स, नेवर फेलिंग एटीट्यूड, ऑप्टिमिस्टिक, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, ये सारे चीज़ों को कलेक्ट करके और उसका एक निष्कर्ष निकाला है इस सेंटेंस में। निष्कर्ष है ये, और ये निष्कर्ष बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। एक थोड़ा हायर मतलब वो स्टूडेंट जो अपने इंग्लिश को और स्टैंडर्ड को ऊपर करना चाहते हैं उनके लिए नए वर्ड्स भी हैं, और वैसे स्टूडेंट्स जो उतने अच्छे नहीं हैं बैकग्राउंड में तो उनके लिए अलग से वर्ड्स भी हैं, आसान शब्द। तो ये चैप्टर किस चीज़ का उदाहरण है? ये चैप्टर इस चीज़ का उदाहरण है कि अगर करेज हो, ब्रेवरी हो और टुगेदरनेस हो, देखो सब ऊपर से लिया ना, करेज हो, ब्रेवरी हो और टुगेदरनेस हो। टुगेदरनेस का मतलब मैंने लिख दिया बगल में, यूनिटी, सेम मीनिंग है टुगेदरनेस। यूनिटी हो, करेज हो और ब्रेवरी हो, ये तीन चीज़ जो है ना, ये तीन चीज़ कैन बी अ रेमेडी। ये तीनों चीज़ें एक मेडिसिन की तरह हैं। अब देखो रेमेडी वर्ड यूज़ किया, रेमेडी करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मेडिसिन और सॉल्यूशन ये काम चलाऊ है, फिर स्टैंडर्ड नहीं ऊपर होगा। ठीक, तो जिनको अपना इम्प्रेशन बनाना है, जो लोग बोलते हैं कि सर हम लोग बहुत लिखते हैं और हम लोग 60s और 70s में ही अटक जाते हैं नंबर में, 80s और 90s तक भी नहीं पहुंच पाते, जो कि हम लोगों का उम्मीद रहता है कि हम लोग पहुंचेंगे, तो सब कुछ लिखते हुए भी फिर क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? वन ऑफ द रीज़न्स, उनमें से बहुत सारे रीज़न है कि आप अपने तरफ से तो पूरा झोंक देते हैं, जितना आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, रट लेते हैं बहुत सारे, और 100% झोंक देते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। लेकिन फिर भी जब वो आंसर अपना मतलब जो उसने अटेम्प्ट किया, तो वो उम्मीद करता है कि उसको किसी भी हालत में 80 तो मिलेगा ही मिलेगा। 85 जा सकता है, 90 जा सकता है। और जब वो रिज़ल्ट चेक करता है तो देखता है कि 80 का तो मिनिमम रखे थे, यहाँ मेरा रिज़ल्ट आया है 67, और हम लिखे पूरा थे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक एक्सपीरियंस्ड सजेशन है कि अपने आंसर्स में ये जो कीवर्ड्स हैं ना, अगर आसान वाले ब्रैकेट वाले वर्ड्स को यूज़ करके
और हाईएस्ट मार्क्स पाना चाहोगे तो नहीं होगा। ठीक है, ब्रैकेट वाले वर्ड्स को यूज़ करके तुम 60, 65 जाओ, चलो 70 तक पहुंच जाओगे अगर बहुत मेहनत करोगे तो। लेकिन अगर 80s और 90s में आना है तो फिर ब्रैकेट वाले वर्ड्स के जगह वो की वर्ड जो नया वर्ड है उसको मतलब समझ के और उसका स्पेलिंग याद रख के और उसको यूज़ करना होगा। जैसे मैंने कहा कि ये वर्ड रेमेडी सबको याद नहीं रहेगा, रेमेडी के जगह अगर मेडिसिन और सॉल्यूशन बोल दें तो सबको याद रहेगा। पर ये दोनों वर्ड्स लिखने से आप 70s तक के बहुत मेहनत करने से 70s तक जा पाइएगा, और ये वर्ड्स यूज़ करने से और मेहनत करने से आप 80s और 90s में जाइएगा। एक एग्ज़ाम्पल है, रेमेडी बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन नहीं अगर जानते हैं तो कैसे यूज़ कर पाइएगा। मेडिसिन है उसका मतलब, सॉल्यूशन है उसका मतलब। मेडिसिन क्या होता है? किसी बीमारी का सॉल्यूशन ही होता है ना। मेडिसिन से क्या किया जाता है? सॉल्यूशन किया जाता है, सॉल्व किया जाता है किसी बीमारी को। और बताया जा रहा है कि ये तीनों जो हैं, करेज, ब्रेवरी एंड टुगेदरनेस, ये तीनों एक ऐसा रेमेडी है, एक ऐसा मेडिसिन है जो कि फॉर एनी इलनेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया में किसी भी तरह के इलनेस या प्रॉब्लम्स। अब देखो, इलनेस वर्ड क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि उधर वर्ड यूज़ कर दिया गया रेमेडी। अब रेमेडी वर्ड जो है ना वो मेडिकल लाइन में ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अगर रेमेडी वर्ड यूज़ कर दिए तो आपको इलनेस वर्ड यूज़ करना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉब्लम्स वर्ड जो है वो उसके साथ मैंने ऐड किया है। इलनेस का मतलब डीप अर्थ यहाँ प्रॉब्लम्स है। अब इलनेस इज इक्विवेलेंट टू प्रॉब्लम्स। अगर बीमार रहेगा कोई तो बराबर न है कहना कि वो प्रॉब्लम में है। ये कहना कि वो बीमार है और ये कहना कि वो प्रॉब्लम में है, ये तो बराबर बात है, इक्वल बात है। तो इसीलिए वो रेमेडी वर्ड यूज़ करने की वजह से इलनेस वर्ड यूज़ किए और साथ में प्रॉब्लम्स दे दिए कि तीन चीज़ें जो हैं, ऊपर जो जितना पॉइंट नंबर 5 तक जो पढ़ा उनका कंक्लूज़न निकाला कि ब्रेवरी, करेज और टुगेदरनेस मतलब यूनिटी, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो दवाइयों का काम करती हैं, चाहे इलनेस कोई भी हो। अब इसको ये तो मेडिकल टर्म में हो गया। अब इसको इस चैप्टर से जोड़ेंगे तो बोलेंगे कि करेज, ब्रेवरी और टुगेदरनेस, ये तीनों जो हैं वो सॉल्यूशन हैं फॉर एनी प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। मेडिसिनल लाइन में बोलेंगे तो रेमेडी और इलनेस, और मेडिसिनल लाइन के अलावा कॉमन इस चैप्टर से रिलेट करके बोलेंगे तो रेमेडी मतलब सॉल्यूशन हो गया और इलनेस मतलब प्रॉब्लम्स हो गया। तो यहाँ पे कंक्लूड किया है इसके थीम को। इसका थीम, सिर्फ इसका थीम नहीं, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले है ना, चैप्टर का कैरेक्टर्स, चैप्टर के ऑथर्स, चैप्टर के थीम क्या हैं, थीम का सबसे पहले तो मैंने थीम वर्ड का ही आपको डिस्कस किया था कि थीम से तुम समझते क्या हो। सब्जेक्ट, टॉपिक, किन मुद्दों पर
किन विषयों पर इस स्टोरी में, इस चैप्टर में, इस एस्से में, इस आर्टिकल में बताया गया है, किन मुद्दों को उठाया गया है। तो यही सारे मुद्दे थे जो 5 पॉइंट्स में थे, और फिर अंत में उनका कंक्लूज़न करने के लिए ये पॉइंट दिया गया कि करेज, ब्रेवरी और टुगेदरनेस ऐसे रेमेडीज़ हैं, ऐसे रेमेडी हैं जो किसी भी तरह के इलनेस और प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो अगर आप रेमेडी वर्ड का यूज़ करेंगे, यू विल बी इन प्रॉफिट। मेडिसिन के जगह आप रेमेडी, और ब्रैकेट में लिखे हुए बातें भी आप लिख सकते हैं कि आपका मीनिंग रेमेडी से है, एक तो मेडिसिन, दूसरा सॉल्यूशन। तब ना आगे लिखिएगा कि रेमेडी के वजह से इलनेस वर्ड यूज़ किए और सॉल्यूशन के वजह से प्रॉब्लम्स वर्ड यूज़ किए। कि दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर इंसान के अंदर ब्रेवरी है, साहस है और यूनिटी है, तो वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने आप को सुरक्षित निकाल लेता है। और यही इस चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ आपको, हिंट तो मैं दे चुका हूँ इंट्रोडक्शन में ही कि इंट्रोडक्शन देखो तुम यहाँ, कि उनका सर्वाइवल एक क्वेश्चन बन गया था। जब वेव्स से हिट किया था तो मौत के मुंह में चले गए थे वो लोग। तो उस समय कैसे उन लोगों ने फाइट किया कंडीशन से, और आखिरी में अपने करेज, ब्रेवरी और टुगेदरनेस के वजह से आखिरी में वो सरवाइव कर पाए टिल द एंड। पर सरवाइव का एक मीनिंग हम कहीं लिख दिए थे बड़ा आसान सा, लिव, LIVE। सरवाइव करना मतलब लिव। तो ये था इंट्रोडक्शन। उसके बाद मैंने आपको थीम बता दिया, थीम को मैंने यहाँ कंक्लूड कर दिया। और जो वर्ड्स में जैसे इतना बड़ा वर्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि इसको आप यूज़ कीजिएगा तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इस लायक हो गए हैं कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अब हम लोग टेक्स्ट बुक का पढ़ सकते हैं। लाइन बाय लाइन वर्ड पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक का, और उनमें आने वाले शब्दों का मीनिंग्स बताते जाएंगे आपको, जो आपको टफ लगेगा, जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, किसी को भी टफ लग सकता है, तो उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। और ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमारे नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू।